हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो से हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन के क्रैश कोर्स का आरंभ करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में विद्युत रसायन क्या होता है। वास्तव में विद्युत रसायन क्या होता है। हालांकि हम इस वीडियो में विद्युत रसायन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उससे पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए कि विद्युत रसायन वास्तव में होता क्या है। तो विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा इनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है तथा साथ ही साथ विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहा जाता है। विद्युत रसायन में आपको दो प्रकार के सेल पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आपको विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा पढ़ना है आपको? विद्युत रासायनिक सेल। और एक पढ़ना है आपको विद्युत अपघटनी सेल। क्या पढ़ना है आपको? एक विद्युत अपघटनी सेल। दो प्रकार के सेल पढ़ने हैं, एक विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहेंगे? जो कि आपकी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। मतलब जो से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा? बदलेगा। जो भी से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा वो विद्युत रासायनिक सेल, और जो से विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा मिलेगा। किसमें बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। वो क्या कहलाएगा? आपका विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक क्या होता है? जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। और विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब आज हम बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। किसके बारे में? विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। और विद्युत रासायनिक सेल का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है आपका डीनियल सेल। कौन सा है आपका? डीनियल सेल है। आपके विद्युत रासायनिक सेल का सर्वप्रथम या सबसे प्रमुख जो उदाहरण है वो है आपका डीनियल सेल। वो क्या है? आपका डीनियल सेल। अब उसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे डीनियल सेल के बारे में। आप सभी जानते हैं डीनियल सेल क्या एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है, अर्थात ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा? बदलने का काम करेगा। ये क्या प्रकार का क्या है? आपका विद्युत रासायनिक सेल है, जो कि आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके लिए डीनियल सेल को समझने के लिए हम एक सेटअप लेंगे। पहला लेंगे आपका एक बीकर और फिर लेंगे आपका एक और बीकर। आपके इस प्रकार से हम क्या लेंगे? दो बीकर लेंगे। इस बीकर में हम भरेंगे इस बीकर में है आपका ZnSO4 का विलयन। कौन सा है? ZnSO4 का विलयन। और एक पात्र में हम भरेंगे, या एक बीकर में, जिसे पात्र भी कह सकते हैं, उसमें भरेंगे हम कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या भरेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन। अब यहां हम जिंक की एक धातु रख देंगे। क्या रख देंगे? जिंक की ऐसी एक पट्टी समान धातु रख देंगे, और यहाँ कॉपर की धातु रख देंगे। यहाँ कौन सी धातु रख देंगे? आपकी कॉपर की धातु रख देंगे। यहाँ कौन सी धातु रख देंगे? आपकी कॉपर की धातु हम रख देंगे। यहाँ कॉपर की धातु रख देंगे और यहाँ क्या कर देंगे? हम जिंक की धातु रख देंगे। ओके, अब
चूंकि यह जो धातु की पट्टी है, जो जिंक धातु की पट्टी, कॉपर धातु की पट्टी है, इनका उपयोग करेंगे हम इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के लिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए। या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, उनके लिए उपयोग करेंगे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जिंक का इलेक्ट्रॉन, और इसे क्या कहा जाता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका जिंक का इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है, और ये है कॉपर का इलेक्ट्रॉन जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। अब जिंक के इलेक्ट्रोड और कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम एक तार के द्वारा वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका वोल्टमीटर, ये क्या हो गया आपका एक वोल्टमीटर हो गया, ये हो गया आपका वोल्टमीटर। और इस वोल्टमीटर को हमने दोनों इलेक्ट्रोडों से एक तार के द्वारा क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। इस तार के द्वारा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन होगा। अब हमने और क्या किए यहां, लवण सेतु, इसे क्या कहा जाता है, लवण सेतु कहा जाता है इसे। ये आपके विलयन में क्या रहता है, डूबा रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, विलयन में डूबा रहता है। इसे क्या कहते हैं, लवण सेतु। इसे क्या कहा जाता है, लवण सेतु। क्यों कहा जाता है लवण सेतु, देखिए एक प्रकार से सेतु की भांति कार्य कर रहा है, या आप बोल सकते हो कि ये उल्टे यू आकार का, ये उल्टे यू आकार का क्या है, एक प्रकार का ट्यूब है। ये क्या है, एक उल्टे यू आकार का क्या है, एक ट्यूब है, और इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, लवण सेतु। अब लवण सेतु कहा जाता है क्योंकि ये सेतु की भांति कार्य कर रहा है। सेतु का क्या काम होता है, जो कि किन्हीं भी दो स्थानों को जोड़ता है। ये भी देखिए दो पात्रों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब चूंकि इस सेतु में लवण भरे रहते हैं, जैसे कि KCl हो गया, आपका NH4Cl हो गया, इस प्रकार के क्या भरे रहते हैं, इसमें लवण भरे रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लवण सेतु कहा जाता है। तो डेनियल सेल की संरचना क्या होती है, डेनियल सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। इसमें दो पात्र होते हैं, एक पात्र में जिंक सल्फेट, इसे जिंक सल्फेट कहा जाता है, और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा रहता है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ लगा दी जाती है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ लगा दी जाती है। चूंकि इन छड़ का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन के अभिगमन के लिए करते हैं, इसलिए जो आपका ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। जिंक के इलेक्ट्रोड और कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम एक तार के द्वारा वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। इस तार का उपयोग क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आपका अभिगमन होगा, अर्थात स्थानांतरण होगा। दोनों पात्रों को लवण सेतु के माध्यम से क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो यह हो जाएगी आपकी डेनियल सेल की संरचना, यह हो जाएगी आपकी डेनियल सेल की संरचना। अब हम बात करेंगे डेनियल सेल की कार्यविधि के बारे में, इसके बारे में कार्यविधि के बारे में कि कार्य किस प्रकार करता है, ये किस प्रकार आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो क्या एक प्रकार की है, क्या एक प्रकार की धातु है। अब इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉन के अभिगमन के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, इलेक्ट्रोड कह दिया। परंतु जो ये एक प्रकार की जिंक की धातु है, और आप सभी जानते हैं धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, दान करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है। तो क्या करेगा, जो जिंक धातु की जो छड़ है आपकी, वो क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन का दान करेगी, अर्थात जो आपका जिंक है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। इसे जिंक ने अपने अंदर से, जिंक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने में से इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 28 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यहाँ जो जिंक था उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। अब जैसे दो इलेक्ट्रॉन का दान किया, जिंक ने क्या किया, यही ये वाली क्रिया हुई, उसने दो इलेक्ट्रॉन का दान यहाँ पर किया, और जो Zn2+ था वो कहां चले गया, आपके विलयन में चले गया, वो कहां चले गया, आपके विलयन में चले गया। क्या हुआ, जिंक एक धातु है तो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन का दान किया छड़ पर और विलयन में चले गया। तो और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब वे कहां जाएंगे, अब वे इस तार के माध्यम से, जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने दान किया है, वो इस तार के माध्यम से कॉपर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे। ओके, क्या जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, जो कॉपर भी है वो प्रकार की क्या है, धातु ही है।
कॉपर भी धातु है, जिंक भी धातु है, और जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, जो तार के माध्यम से कॉपर धातु के पास कॉपर धातु की छड़ के पास जा रही है। अब चूंकि कॉपर भी एक प्रकार की धातु है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर तो ग्रहण नहीं कर सकता, कॉपर ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ग्रहण क्या कौन करती है, अधातु करती है, ग्रहण अधातु करती है, जबकि ग्रहण तो अधातु करती है, जबकि यह तो कैसी है, धातु है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं कर सकती, 2 इलेक्ट्रॉन को जो जिंक ने दान करके भेजा है। तो क्या होगा, आपके जो है, आपका जो विलयन है वो किसका विलयन है, आपके कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन अर्थात कॉपर सल्फेट में क्या क्या होंगे, कॉपर 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। कॉपर सल्फेट ऐसे मिलकर बना होता है। यदि कॉपर सल्फेट को आप जल में घोलते हैं तो कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस के रूप में रहता है। तो यहां से क्या होगा, जो Cu2 प्लस होगा, अब चूंकि कॉपर तो धातु है, वो इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता, तो विलयन में से Cu2 प्लस कॉपर की छड़ पे जाएगा, क्या होगा, कॉपर की छड़ पे जाएगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अर्थात जो आपका Cu2 प्लस है, ये Cu2 प्लस है, आपकी कॉपर की छड़ में गया, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो गई आपकी यहाँ पर, और ये प्रक्रिया हो गई आपकी यहाँ पर। जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया और Zn2 प्लस बनकर विलयन में चले गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि कॉपर धातु है, वो ग्रहण नहीं कर सकता, तो कॉपर 2 प्लस जो कि विलयन में से था, वो गया कॉपर की छड़ पर, उसने 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया और कॉपर के रूप में परिवर्तित हो गया। ओके, अब इस प्रकार क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका कार्य, मतलब कि यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विगमन संपन्न हुआ। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विगमन जिस दिशा में होता है उसके विपरीत क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो आपकी विद्युत धारा इधर से इधर प्रवाहित होगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं और जाकर यहाँ पर कॉपर 2 प्लस द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। मतलब जो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, इस ओर होगी। जो आपकी विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, आपकी इस ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। तो जो आपकी विद्युत धारा है की दिशा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके कॉपर की इलेक्ट्रोड से जिंक के इलेक्ट्रोड की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन के अभिगमन की दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी आपके जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड की ओर। ओके, कहां से कहां तक हो जाएगी, जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड की ओर। अब जरा यहाँ गौर करने वाली बात है, चूंकि हम सभी जानते हैं जो आपका विद्युत धारा का प्रवाह होता है कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो बताइए विद्युत धारा का प्रवाह कहां से हो रहा है, कॉपर के छड़ से जिंक के छड़ तक हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर के छड़ से जिंक के छड़ तक हो रहा है। अर्थात जो यहाँ कॉपर की छड़ होगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज, और जो जिंक की छड़ होगी क्या होगी, माइनस का चार्ज होगी। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह समय प्लस से माइनस की ओर हो रहा है। अब चूंकि कॉपर के इलेक्ट्रोड से जिंक के इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है, तो जो तो कॉपर पर जो आवेश आएगा वो आ जाएगा प्लस, क्योंकि विद्युत धारा प्लस से माइनस हो जाती है, और जिंक पर जो आवेश आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, आपका माइनस आवेश आ जाएगा। ओके, हम सभी जानते हैं और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऑक्सीकरण होता है, जब भी क्या होता है आपका ऑक्सीकरण होता है, तो वो कहां पर होता है, आपके एनोड पर होता है। कहां होता है वो, आपके एनोड पर होता है। तो सदैव याद रखिएगा कि जब भी ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पे होता है, और जब भी अपचयन होता है, जब भी अपचयन होता है तो वो कहां पर होता है, कैथोड पर होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपका कहीं भी ऑक्सीकरण हो रहा है तो सदैव एनोड पे होगा, और जहां भी अपचयन हो रहा है वो सदैव कैथोड पे होगा। अब जरा यहाँ गौर कीजिए कि जो आपकी कॉपर की छड़ है वो किसकी भांति कार्य करेगी, कैथोड की भांति कार्य करेगी। क्यों, क्योंकि कॉपर पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का, अपचयन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो कॉपर की छड़ एक प्रकार से क्या कर रही है,
हालांकि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण Cu2+ का है, लेकिन Cu2+ कॉपर की छड़ में आके इन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा है। एक प्रकार से देखें तो आपकी कॉपर की छड़ क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है। अब यदि कॉपर की छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया अर्थात कॉपर की छड़ में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यदि कॉपर की छड़ में अपचयन हो रहा है तो कॉपर की छड़ किसकी भांति कार्य करेगी, कैथोड की भांति क्या करेगी, कार्य करेगी। तो जो आपकी कॉपर की छड़ किसकी भांति कार्य करती है, कैथोड की भांति कार्य करती है। तो ये जो प्रक्रिया हुई आपकी Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन वो किस पर हुई आपकी, कैथोड पर, इसी पर हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है छड़ तो अपचयन करिए, अर्थात जहाँ अपचयन का होता है कैथोड पे होता है, अर्थात ये प्रक्रिया क्या हुई है, कैथोड पे हुई है। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है आपका इलेक्ट्रॉनों का दान करना। क्या होता है ऑक्सीकरण का अर्थ, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करना। अब देखिए जो जिंक धातु की छड़ है उसमें क्या हो रहा है, जो आपकी जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रही है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है, तभी कॉपर की छड़ के पास जा पा रहे हैं। तो क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो क्या होता है आपका ऑक्सीकरण होता है, अर्थात यहाँ जो जिंक धातु की छड़ है वो क्या कर रही है, ऑक्सीकरण कर रही है। जिंक धातु की छड़ क्या कर रही है, ऑक्सीकरण कर रही है। और हम सभी जानते हैं जिस भी छड़ पर ऑक्सीकरण होता है वह छड़ क्या कहलाती है, आपकी एनोड कहलाती है। तो ये वाली छड़ पे क्या हो रहा है, ये वाली छड़ किसकी भांति कार्य कर रही है, एनोड की भांति। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का दान होता है अर्थात ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण सदैव एनोड पे होता है। तो ये वाली जो प्रक्रिया हुई आपकी कहाँ पे हुई है, एनोड पे हुई है। क्यों, क्योंकि एनोड पे सदैव ऑक्सीकरण होता है। यहाँ आपका जिंक ऑक्सीकरण तो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके, और कैथोड की भांति कॉपर की छड़ कार्य करे। क्यों, क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का दान होता है जो कि कॉपर कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, कॉपर कर रहा है। तो आपकी जो कॉपर की छड़ है, कॉपर की जो छड़ है वो किसकी भांति कार्य करी, कैथोड की भांति। और जो आपकी एनोड की, जो आपकी जिंक की छड़ है वो एनोड की भांति कार्य कर रही है। आप सभी जानते हैं कि एनोड पर हम साधारणतः क्या पढ़ते हैं, कौन सा चार्ज पाया जाता है, प्लस। और आपके कैथोड पे क्या पाया जाता है, कौन सा चार्ज पाया जाता है, माइनस चार्ज पाया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं। किंतु विद्युत रासायनिक सेल का डीएनए सेल में क्या होता है, आपका जिंक क्या है, एनोड, और आपका जो कॉपर है वो क्या आपका कैथोड है। तो देखिए यहाँ कैथोड पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, और एनोड पे क्या है, माइनस आवेश है। तो सदैव याद रखिएगा सामान्य सेलों में एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, किंतु विद्युत रासायनिक सेल में आपका एनोड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अर्थात जो यहाँ कॉपर की छड़ है वो कैथोड की भांति, और जो जिंक की छड़ है वो किसकी भांति कार्य करेगी, एनोड की भांति कार्य करेगी। अर्थात एनोड पर जो अभिक्रिया हुई है वो कौन सी हुई है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया और Zn2+ बना, अर्थात एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्योंकि ऑक्सीकरण में सदैव जो आपकी धातु रहेगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ किसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ हो गई +2। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, जो कि हुआ है। कैथोड पे क्या हुआ है कि कॉपर, यहां से जो copper2+ जो था, copper2+ यहां गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, किसमें बदला, कॉपर में बदला। देखिए, और यहाँ क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अपचयन में सदैव याद रखिएगा कि ऑक्सीजन संख्या में कमी आती है। यहाँ इस कॉपर धातु की जो ऑक्सीजन संख्या थी 2 थी, अब ये 2 से घटकर क्या हो गई है, 0 हो गई। अर्थात यहाँ क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। कैथोड पर क्या हुआ है, आपका अपचयन हुआ है, जो कि साधारणतः होता ही है। और आपके एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, जो कि साधारणतः होता ही है। ओके, तो यह है आपका संपूर्ण एक वैद्युत रासायनिक सेल, या जिसे डेनियल सेल कहा जाता है, क्योंकि डेनियल सेल एक प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल है। ओके, तो यहां जो अभिक्रिया हुई है वो क्या कहलाएगी, आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया। वहां जो अभिक्रिया हुई है कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अर्ध सेल अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ये पूरा सेल, ये वाला होगा हो जाएगा अर्ध सेल, ये वाला हो जाएगा दूसरा अर्ध सेल। यहाँ जो अभिक्रिया होगी वो कहलाएगी अर्ध सेल अभिक्रिया। वो क्या कहलाएगी, आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया। तो आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया कौन कौन सी हो जाएगी, इस पर ये देखें तो ये वाली Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ये दूसरा अर्ध सेल है। तो इस अर्ध सेल पे जो भी अभिक्रिया होगी उसे बोलेंगे अर्ध सेल अभिक्रिया। तो वो क्या हो जाएगी, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन gives you Cu।
ये हो गया आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया, क्योंकि अर्ध सेल में हुई है, और ये आपका दूसरा अर्ध सेल है। यहाँ जो भी अभिक्रिया हुई है, जो कि ये हुई है, वो कहलाएगी आपकी दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया। अब यदि दोनों को हम क्या कर दे, जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए जिंक धन Cu2+, इन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और यहाँ Zn2+ प्लस ये Cu। कैसे किया, हमने Zn को Cu2+ में जोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और Zn2+ में Cu को जोड़े, जो कि है। तो आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो गई, आपकी जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया हुई थी वो हो गई आपकी Zn प्लस Cu2+ gives you Zn2+ प्लस Cu। ये है आपकी डेनियल सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ये क्या है, आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। और किसकी सहायता से निकाले हमने, अर्ध सेल अभिक्रिया की सहायता से निकाले है। किस सहायता से निकाले, अर्ध सेल अभिक्रिया की सहायता से निकाले है। ओके, अब बात यहां आती है, इस लवण सेतु का कार्य क्या है। देखिए, इस लवण सेतु का एक सर्व प्रमुख कार्य है कि यह क्या रखता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। क्या रखता है, विद्युत उदासीनता क्या रखता है, बनाए रखता है। क्या रखता है, विद्युत उदासीनता क्या रखता है, बनाए रखता है। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। यदि आप डेनियल सेल की, हम पहला कारण विद्युत उदासीनता बनाए रखता है किस प्रकार रखते हैं वो सीख रहे हैं। यदि आप डेनियल सेल कार्य को ध्यान से समझे तो क्या हो रहा है, यहाँ जो आपकी एनोड की छड़ है उसमें जो जिंक है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का निरंतर क्या कर रहा है, आपका दान कर रहा है। वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है इस छड़ पर, और जिंक 2+ के रूप में चले जाता है यहाँ पर, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ये वाला कॉपर 2+ यहाँ के क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, कॉपर में बदल जाता है। अब यदि यही प्रक्रिया बार बार चलती रहे, बार बार चलती रहेगा, अर्थ क्या है कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़े वापस यहाँ चले जाए, यहाँ छोड़े वापस फिर चल जाए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़े फिर Zn2+ के रूप में विलयन में चले जाए, जिंक सल्फर के विलयन में चले जाए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जिंक सल्फर के विलयन में चले जाए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े Zn2+ के रूप में जिंक सल्फर के विलयन में चले जाए। तो इस प्रकार ये क्या होगी, ये छड़ आपकी छोटी होती जाएगी। कैसी होती जाएगी, ये छड़ आपकी छोटी होती जाएगी, बिल्कुल इस प्रकार से क्या होती जाएगी, आपकी छोटी होती जाएगी। इस प्रकार से क्या होती जाएगी, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो और ऐसी पतली होती जाएगी आपकी, और त्यागा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ Zn2+ के रूप में गए तो ऐसी ये क्या होती जाएगी, पतली हो जाएगी, वो पतली होती जाएगी। अब यदि हम यहाँ देखें, यहाँ क्या प्रक्रिया होगी, देखिए यहाँ जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, Zn2+ के रूप में विलयन में जा रहा है। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर 2+ थे, क्योंकि देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होंगे, SO4 2- भी होंगे आपके, क्या होंगे, SO4 2- भी होंगे आपके, और Cu2+ भी होंगे। तो ये वाले Cu2+ इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए यहाँ जाते जा रहे हैं, और किसमें परिवर्तित होते जा रहे हैं, आपके Cu में परिवर्तित होते जा रहे हैं। किसमें परिवर्तित होते जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को दान करते जा रहे हैं, और किसमें परिवर्तित होते जा रहे हैं, आपके Cu में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अर्थात ये छड़ क्या हो रही, धीरे धीरे मोटी हो रही है। ये छड़ क्या होते जा रही है, मोटी होती जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉपर की मात्रा बढ़ते जा रही है, कॉपर 2+ निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, कॉपर में बदलता है, यहाँ पे हो जाता है, ये जमा होते जाता है। तो ये जो छड़ है आपकी वो निरंतर क्या होती जाएगी, ऐसी मोटी होती जाएगी, और भी अधिक मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, क्या होती जाएगी, ऐसे मोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी, ये बार बार मोटी होती जाएगी, ऐसे निरंतर मोटी होती जाएगी, मोटी जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉपर 2+ इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यहीं पे जमा हो जाता है, जबकि ये छड़ क्या होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, Zn2+ के रूप में विलयन में चला जाएगा। तो इस प्रकार ये छड़ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, आपकी पतली होती जाएगी, बहुत ही पतली से क्या होती जाएगी, पतली हो जाएगी, जबकि ये छड़ क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। ओके, इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार कुछ समय पश्चात यह जो आपकी डेनियल सेल की जो अभिक्रिया है, जिंक जो है Zn2+ को त्यागेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को
इस तार के माध्यम से कॉपर के पास भेजेगा। ये प्रक्रिया चलते रहेगी। कुछ समय पश्चात जिंक की छड़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और यह सेल अभिक्रिया रुक जाएगी। क्या होगी? यह सेल अभिक्रिया होगी, रुक जाएगी। अब यदि ऐसा होता है तो बात ठीक है, क्योंकि यहाँ क्षण समाप्त होते जा रहे हैं, क्षण समाप्त हुई, आपकी डिनर सेल की अभिक्रिया रुक गई। किंतु यदि ऐसा हुआ कि यहाँ जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है Zn2+ के रूप में यहाँ जाता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है Zn2+ के रूप में यहाँ जाता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है Zn2+ के रूप में यहाँ जाता है, फिर Zn2+ के रूप में यहाँ जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो आपकी Zn2+ की मात्रा क्या होती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ क्या होती जा रही है, आपकी Zn2+ की मात्रा निरंतर देखिए बढ़ते जा रही है। और यहाँ Cu2+ भी था और आपका क्या था, SO2- भी था, लेकिन बराबर मात्रा में थे। और यहाँ भी जो आपका ये क्या है, आपका जिंक सल्फेट का विलयन था, ये जिंक सल्फेट के विलयन में भी बराबर मात्रा में Zn2+ और SO4 थे। यदि Zn-SO4 में जो जिंक 2+ है वो यदि 2 रहा होगा तो SO4 भी 2 रहा होगा। इसी प्रकार यहाँ यदि कॉपर यदि 2 रहा होगा तो SO4 भी क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, इक्वल मात्रा में थे। किंतु यहाँ क्या हो रहा है, Zn2+ की मात्रा यहाँ बढ़ती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा हो, यहाँ प्रवेश करते जा रहे हैं विलयन में। इसी प्रकार यहाँ से आपके Cu2+ की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। किसकी मात्रा कम होती जाएगी, Cu2+ की मात्रा कम होती जाएगी। अब यदि Cu2+ क्यों होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए क्षण में जा रहा है, कम होती रहेगी, तो यहाँ किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, अपने आप ऑब्वियसली बात है SO4 की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि Cu2+ की मात्रा कम होती जाएगी। ओके, अब यहाँ धनायन की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी, धनायन की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि यदि हम मान लेते हैं इस स्थिति में पहुंच गए हैं और ये वाली स्थिति में ये पहुंच गए हैं। अब यदि जिंक को और अधिक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करवाना है, फिर कॉपर द्वारा क्या करना है, उसे ग्रहण करना है, विद्युत धारा का प्रवाह करना है, तो इसके लिए इसे क्या करना होगा, और क्या करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करना पड़ेगा। अपने क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करना पड़ेगा, जो कि यहाँ करेगा और Zn2+ के रूप में यहाँ जाने का प्रयास करेगा। अब देखिए, जैसे ही ये Zn2+ के रूप में यहाँ जाने का प्रयास करेगा तो यहाँ धनावेशों की संख्या देखिए, Zn2+ धनावेशों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है, ये Zn2+ यहाँ पर नहीं आ सकते। अब यदि यहाँ पर नहीं आ सकते तो जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता। क्या होगा, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं कर पाएगा, दान भी नहीं कर पाएगा। हम मान लेते हैं उसने दान तो कर दिया, लेकिन Zn2+ यहाँ नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी अधिक मात्रा में धनावेश हो गए हैं, यदि और एक धनावेश यहाँ आया तो उनको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। पहले कम मात्रा में थे तो आ गए, लेकिन अब कैसे हो गए, बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुके हैं, इसलिए Zn2+ यहाँ और अधिक नहीं आ सकता। ये बात हो गई। अब देखिए, मान लेते हैं आपके जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर लिया, किंतु Zn2+ यहाँ नहीं गए और बहुत ही मुश्किल से किया और 2 इलेक्ट्रॉन दान किया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर आ गए। अब देखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, चूंकि जो कॉपर की छड़ है वो तो क्या आपकी धातु है, वो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका Cu2+ आएगा, ग्रहण करेगा। अब यहाँ SO4 अर्थात ऋणावेशों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि यहाँ इन्होंने जो यहाँ Cu2+ बचा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जितना भी Cu2+ था वो तो यहाँ जमा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के चक्कर में, तो यहाँ SO4 बहुत अधिक बढ़ गया और जो Cu2+ था वो कैसा हो गया, बहुत ही कम हो गया। Cu2+ बहुत ही कम हो गया। अब ये जितने भी ऋणावेश है, इस धनावेश को इतनी मजबूत तरीके से पकड़ लेंगे कि ये Cu2+ यहाँ पर एकत्रित, यहाँ पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एकत्रित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऋणावेशों की संख्या बढ़ गई है। ये सभी ऋणावेश इस धनावेश जो कि कॉपर 2+ है, इतने मजबूत तरीके से पकड़ लेंगे कि ये यहाँ नहीं जा सकते। तो आपकी जो सेल अभिक्रिया वो तो पूरी तरह रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक भी Zn2+ के रूप में यहाँ नहीं जा सकता, Cu2+ भी यहाँ से निकल के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात इलेक्ट्रॉन का फिर तो आना जाना ही नहीं होगा, तो विद्युत धारा का प्रभाव भी नहीं होगा। यह अभिक्रिया तो ऐसे रुक जाए, यह अभिक्रिया तो ऐसे ही रुक जाएगी।
तो इसमें जो प्रमुख रोल अदा करता है वो है आपका लवण सेतु। क्या कौन प्रमुख रोल अदा करता है? आपका लवण सेतु क्या करता है? प्रमुख रोल अदा करता है। यहाँ HCl के स्थान पे KCl भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं होगी। अब देखिए लवण सेतु क्या करता है? लवण सेतु के अंदर या तो KCl भर सकते हैं या HCl या NH4Cl भर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं हमने क्या भरे हैं? KCl भरे। देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ Zn2+ की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि यहाँ Zn2+ और नहीं आ सकती, Zn2+ और नहीं आ सकते, तो जो आपका Cl रहता है, KCl में जो आपका Cl रहता है वो कैसे रहता है? पोटेशियम रहता है K+ और Cl क्या रहता है? आपका माइनस रहता है। ओके, तो क्या होगा, जो Cl- होगा वो जाएगा आपके विलयन में, Cl- होगा वो जाएगा आपके विलयन में, और वो करेगा किससे विक्रिया? Zn2+ से विक्रिया करेगा और क्या बना लेगा? आपका ZnCl2 बना लेगा। क्या बना लेगा? ZnCl2 बना लेगा। ये जो Cl है जिसके ऊपर माइनस आवेश है, ये जाएगा आपके ZnSO4 के विलयन में, और जो Zn2+ है अधिक मात्रा में उनके साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 बना लेगा, और Zn2Cl2 कहाँ जमा होने लगेंगे? आपके अवक्षेप के रूप में कहाँ जमा होने लगेंगे? यहाँ पे जमा होने लगेंगे अवक्षेप के रूप में। ये है आपका ZnCl2 का क्या है? अवक्षेप है। ये क्या आपका ZnCl2 का क्या है? अवक्षेप है। वो कैसे बना? जो आपका Cl था गया और Zn2+ के साथ अभिक्रिया कर लिया, और यहाँ क्या हो गया? ZnCl2 के अवक्षेप के रूप में क्या हो गया? यहाँ परिवर्तित हो गया। अब Cl ने जितने भी आपके अधिक मात्रा में Zn2+ थे उन सबसे अभिक्रिया कर लिया, और यहाँ जो Zn2+ की मात्रा थी उन्हें क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। उन्हें इतनी कर दिया कि अब जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान भी कर सकता है, और यहाँ भी क्या आ सकता है? आ सकता है। ओके, अब यहाँ की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जो KCl है, Cl का कार्य तो हो गया, अब जो पोटेशियम है वो जाएगा CuSO4 के विलयन में। वो किसके विलयन में जाएगा? आपके CuSO4 के विलयन में जाएगा, और वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? वो जो अभिक्रिया है आपकी K+ जो है किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? आपके SO4 2- के साथ अभिक्रिया कर लेगा। किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? SO4 2-, और क्या बना लेगा? K2SO4। क्या बना लेगा? K2SO4। चूंकि SO4 2- की मात्रा इतनी अधिक है, तो लवण सेतु में जो उपस्थित है आपका पोटेशियम है वो जाएगा इस विलयन में, और वह SO4 2- जो कि अत्यधिक संख्या में बढ़ गए थे उनसे अभिक्रिया कर लेगा, और क्या बना लेगा? K2SO4 बना लेगा। और जो K2SO4 है, जो आपका K2SO4 होगा वो कहाँ जमा हो जाएगा? आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जमा हो जाएगा। किसके रूप में जमा हो जाएगा? अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा। किसके रूप में जमा हो जाएगा? अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा। यहाँ आपका जो पोटेशियम है वो जाएगा SO4 2- अभिक्रिया करके K2SO4 के रूप में कहाँ पे जमा हो जाएगा? आपके विलयन में अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा। और यहाँ जो है आपके SO4 2- की जो संख्या है वो क्या कर देगा? इतनी कर देगा कि यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए तो आपका Cu2+ यहाँ से उठे और वो यहाँ जाके इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। तो देखिए यहाँ अब जब ऐसा हुआ तब क्या होगी? आपकी प्रक्रिया संपूर्ण, आपकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। यदि लवण सेतु नहीं होता तो क्या हो पाता कि अभिक्रिया यहीं तक आके रुक जाती, क्योंकि Zn2+ की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती और यहाँ भी SO4 2- की अभिक्रिया बहुत अधिक बढ़ जाती। किंतु लवण सेतु के होने के कारण पोटेशियम इससे अभिक्रिया करा, K2SO4 के रूप में क्या हो गया? अवक्षेप के रूप में जमा हो गया, और आपका जो Zn था, जिंक था, जो आपका Cl था, वो यहाँ Zn2+ की मात्रा के साथ क्रिया करके किस रूप में यहाँ परिवर्तित हो गया? वो ZnCl2 के रूप में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और ये सेल अभिक्रिया निरंतर चलते रहेगी। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कॉपर 2+ द्वारा ग्रहण कर ले जाएंगे, और प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगी। तो यह सभी कार्य किसने किया? आपके लवण सेतु ने किया। इसलिए कहा जाता है कि लवण सेतु क्या करता है? आपकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि ये नहीं होता तो आपकी सेल अभिक्रिया संपूर्ण नहीं हो पाती कभी। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि यह क्या करता है? परिपथ को पूरा करता है। क्या करता है? ये परिपथ को पूरा करता है। देखिए आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में यदि विद्युत धारा का प्रवाह होना है तो आपका परिपथ पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि
ये आपका जिंक सल्फेट का विलयन था, ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन था, ये था आपका जिंक की छड़, ये थी आपकी कॉपर की छड़। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, निरंतर प्रवाह हो रहा है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ से Cu2 प्लस आता है, इन्हें क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ओके, तो क्या विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए परिपथ पूर्ण का हुआ, परिपथ पूर्ण कब होगा, जब ऐसा लवण सेतु लगेगा। आप देखिए परिपथ पूर्ण रूप से कैसा है, बंद है। देखिए यहां से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, परिपथ को क्या क्या करता है, ये पूरा करता है। यदि मान लो ये ना हो तो आपका क्या परिपथ पूरा होगा? परिपथ पूरा होने का अर्थ है होता है ऐसे रहता है। तो ये तो है ऐसे, लेकिन यदि पूरा करना है तो आपका जब लवण सेतु आ जाएगा तो परिपथ आपका पूर्ण हो जाएगा। तो लवण सेतु का दूसरा प्रमुख कार्य क्या है कि यह परिपथ को पूरा करता है। तो लवण सेतु का पहला कार्य क्या था कि विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, और दूसरा कार्य था कि परिपथ को क्या करता है, पूरा करता है। क्या करता है, परिपथ को पूरा करता है। अब क्या होता है कि हम इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे। यहाँ जो आपकी अभिक्रिया थी, आपकी अभिक्रिया क्या थी, Zn2 प्लस, जो आपकी अभिक्रिया थी वो क्या थी, जो जिंक था वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था और Zn2 प्लस के रूप में परिवर्तित हो रहा था एनोड पर, और जो कॉपर 2 प्लस था वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था और कॉपर के रूप में परिवर्तित हो रहा था। अब हम इस अभिक्रिया को, और जो हमारी फाइनल अभिक्रिया थी वो क्या थी, आपकी फाइनल अभिक्रिया क्या थी, ZnCu2 प्लस गिव्स यू Zn2 प्लस प्लस Cu। ये थी अब हमारी फाइनल अभिक्रिया। तो इन्हें हम प्रदर्शित करेंगे कैसे करेंगे, इसे हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। देखिए जिंक था, इधर जिंक लिख दीजिए, ऊपर क्या लिख दीजिए आपका, ये चूंकि अभिक्रिया एनोड पर हो रही है तो एनोड लिख दिए, जिंक था। अब जो जिंक है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, आपके Zn2 प्लस में हो रहा है, और यहाँ के लगा दीजिए इस प्रकार की एक लाइन खींच दीजिए। ओके, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जिंक था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, फिर क्या आ रहा है आपका लवण सेतु आ रहा है। तो यहाँ क्या बना दीजिए, आपका लवण सेतु बना दीजिए। लवण सेतु को 2 लाइन के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है, 2 ऊर्ध्वाधर लाइन द्वारा। इधर क्या हो रहा है आपका, जो Cu2 प्लस था, हमें इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित नहीं करना है, Cu2 प्लस था वो किसमें परिवर्तित हो रहा है, Cu के रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ भी क्या लिख देना है, आपका कैथोड लिख देना है। यहाँ क्या लिख देना है, हमें कैथोड लिख देना है, चूंकि ये अभिक्रिया कैथोड में हो रही है। ये क्या है आपका लवण सेतु है, यह क्या आपका लवण सेतु है। ये आपका एनोड पर अभिक्रिया जो कि माइनस है, और आपके कैथोड पर अभिक्रिया जो कि प्लस है। जब का Zn है Zn2 प्लस के रूप में परिवर्तित हो रहा है, लवण सेतु आ गया। जो कॉपर 2 प्लस है वो कॉपर में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रदर्शन, सेल अभिक्रिया प्रदर्शन। क्या कहा जाता है, सेल अभिक्रिया निरूपण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सेल अभिक्रिया निरूपण भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने विद्युत रसायन का क्रैश कोर्स का चैप्टर स्टार्ट किया है, और आज हमने क्या सीखा, विद्युत रसायन क्या है, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और विद्युत रासायनिक सेल का सब प्रमुख उदाहरण डेनियल सेल। फिर डेनियल सेल की संरचना को समझा हमने, फिर डेनियल सेल की कार्यविधि किस प्रकार होती है, फिर जो लवण सेतु के कार्य थे वो देखा। सेल अभिक्रिया निरूपण किस प्रकार कर सकते हैं, इसे सेल निरूपण भी कहा जाता है आपका। फिर हमने देखा अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होती है, कुल सेल अभिक्रिया क्या होती है। यह इस पाठ का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा ही जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।